हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे कोल्ड वॉर। लास्ट सेशन में हमने इसके कॉजेस के एंड आज हम करेंगे हिस्ट्री ऑफ कोल्ड वॉर। जो कोल्ड वॉर है वो कैसे चलती है, इसकी डेवलपमेंट कैसी होती है, तो इसकी कितनी स्टेजेस हैं, फेजेस हैं। तो आज हम इसमें फेज 1 करेंगे, जिसको हम प्रेपरेटरी स्टेज भी कहते हैं, जिसको हम म्यूचुअल मिसट्रस्ट स्टेज भी कहते हैं। तो पहले हम कोल्ड वॉर की हिस्ट्री के बारे में, जिसको हम फेजेस में डिवाइड करते हैं, वो करते हैं। कोल्ड वॉर को हम कितने पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको डिफरेंट डिफाइन किया गया है। लेकिन ऑलमोस्ट जितने भी थिंकर्स हैं वो ये मानते हैं कि हम इसको 5 पार्ट्स में, 5 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेज आती है इसको हम हाइट ऑफ कोल्ड वॉर कहते हैं, जिसमें कोल्ड वॉर बहुत ज्यादा अपने पीक पर था। कोल्ड वॉर जो अनडिक्लेयर्ड वॉर थी, जिसमें ऑपोजिशन है आमने सामने खड़ी थी, यूएसए एंड यूएसए साथ वो डायरेक्टली अपनी मिलिट्री को इन्वॉल्व नहीं कर रही थी, बल्कि क्या हो रहा था, जो अदर कंट्रीज हैं उनको सपोर्ट कर ये एक दूसरे के अंगेंस्ट खड़ी थी। ऑल्दो कोरियन वॉर हो, वियतनाम वॉर हो, कितने ही क्राइसिस आए हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, इन्होंने ऑपोजिट साइड का साथ देकर यही डिफाइन किया है कि हम आपके ऑपोजिट खड़े हैं। तो इन्होंने एक तरह से डिक्लेयर कर दिया कि हमारे बिटवीन कोल्ड वॉर चल रही है, जिसको हम हाइट ऑफ कोल्ड वॉर कहते हैं। जो ये पीरियड है इसको 1945 से लेकर 70 तक डिफाइन किया जाता है। तो इसमें 4 राउंड हैं। तो 4 स्टेजेस क्या है? फर्स्ट है प्रेपरेटरी स्टेज, जिसको 45 से 47 तक डिफाइन किया जाता है, जिसमें क्या था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाती है, उसमें जब अलाइड पावर यूएसए साथ खड़ा था और उसके बाद मिसट्रस्ट है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसके बाद सिचुएशन चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कोल्ड वॉर की एक तरह से तैयारी होती है। उसके बाद फर्स्ट राउंड आता है जो 47 से लेकर 53 तक चलते हैं। देन सेकंड राउंड आता है 53 से 63 तक। उसके बाद थर्ड राउंड आता है 63 से 70 तक, जिसमें ये सोचा जाता है कि कोल्ड वॉर को हमारे बिटवीन जो भी मिसट्रस्ट है, कन्फ्लिक्ट्स हैं, हम सोल्व करें। तो इसमें कुछ भी सोल्व नहीं होता, लेकिन इसमें कोल्ड वॉर अपने पीक पर होती है। आफ्टर दैट सेकंड स्टेज आती है, जिसको हम डिक्लाइन और डेटॉन्ट ऑफ कोल्ड वॉर कहते हैं, जिसको हम कहते हैं जो कोल्ड वॉर है इसको खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, जिसमें जो 2 पावर्स हैं वो पावर्स क्या कर रही थी, अपने बिटवीन कन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व करने की कोशिश कर रही थी। तो जो पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल टेंशंस थी जे ईज हो रही थी, इसी को ही डेटॉन्ट का कोल्ड वॉर पीरियड कहा जाता है, जो 1970 से 79 तक चलता है। आफ्टर दैट न्यू कोल्ड वॉर है वो स्टार्ट हो जाती है स्टेज थर्ड में, जिसमें अफगानिस्तान वॉर होती है, जिसमें सिचुएशन दोबारा से चेंज होती है, जिसमें हम वॉर के बाद हम एक कन्फ्लिक्शन को खत्म करने के लिए कोऑपरेशन करने को तैयार होते हैं, लेकिन बाद में कुछ ऐसी इंसिडेंट हो जाती हैं जिसमें जो वॉर है दोबारा से अग्रेसिव हो जाती है। तो इसको न्यू कोल्ड वॉर का नेम दिया जाता है। लेकिन ये सब स्टेजेस कोल्ड वॉर के अंडर ही कंसीडर की जाती हैं। तो ये पीरियड है 1980 से लेकर 85 तक। उसके बाद स्टेज 5th आती है, जिसमें जो न्यू कोल्ड वॉर थी इस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश की जाती है। तो जैसे न्यू कोल्ड वॉर वैसे ही न्यू डिटॉन्ट पीरियड है वो डिफाइन किया जाता है, जो 85 से 90 तक होता है। एंड लास्ट में आती है स्टेज 5th, जिसमें कोल्ड वॉर है वो खत्म हो जाती है, एंड ऑफ कोल्ड वॉर, जिसमें यूएसएसआर है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और उसके बाद ही पोस्ट वॉर पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है। जो हम पोस्ट वॉर पीरियड कह रहे हैं, पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड है, जो 91 से लेकर टिल डेट है। तो जब एंड ऑफ कोल्ड वॉर होता है, ये अपने आप में ही एक स्टेज मानी जाती है। इस तरह कोल्ड वॉर को हम 5 डिफरेंट स्टेजेस में डिफाइन करते हैं। जो कोल्ड वॉर की हिस्ट्री है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो डिफरेंट स्टेजेस हैं इनके ऊपर भी आपको लेंथी क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए ये सभी स्टेजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। तो आज हम इसमें फर्स्ट प्रेपरेटरी स्टेज करेंगे, देन फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, इसको 1 बाय 1
आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो पहले करते हैं फेज 1, जो किसका पार्ट है, स्टेज 1 का ही पार्ट है, जिसमें हम इसको 4 पार्ट में डिफाइन करते हैं। इसको हम नेम दे रहे हैं प्रेपरेटरी स्टेज ऑफ कोल्ड वॉर, जिसमें मिसट्रस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो जिस चीज कब तक होती है, 1945 से लेकर 47 तक, ये 3 साल का टाइम पीरियड माना जाता है। तो इसमें क्या होते हैं, इस पीरियड में जो म्यूचुअल फियर है, मिसट्रस्ट है, टेंशन्स हैं, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती हैं। तो हमारे पास 2 ब्लॉक्स हैं, एक है यूएसए ब्लॉक एंड इसके ऑपोजिट क्या हो जाता है, यूएसएसआर ब्लॉक। 2 ब्लॉक बन जाते हैं। जो यूएसएसआर ब्लॉक है हम इसको ईस्ट ब्लॉक कहते हैं और यूएसएसआर को हम वेस्टर्न ब्लॉक कहते हैं। तो 2 ब्लॉक्स हो गए जो आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट थे। अगर आप मैप में देखते हो, यूएसएसआर वर्ल्ड मैप में ईस्ट की साइड है, जो यूएसए है वो क्या है, इसके वेस्टर्न साइड है, इसीलिए हम इसको ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ब्लॉक भी कहते हैं। यूएसएसआर ब्लॉक यूएसए ब्लॉक कहते हैं, इसको हम कैपिटलिस्ट ब्लॉक कहते हैं, यूएसएसआर को सोशलिस्ट ब्लॉक भी कहते हैं। तो जो ये 2 ब्लॉक्स थे, इनमें टेंशन का पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसमें वो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। तो बोथ ब्लॉक्स हैड स्टार्टेड टू क्रिटिसाइज ईच अदर। वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भी एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। मीनिंग ओपनली हम अपने दुश्मन, जो हमारा फ्रेंड था, हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो हम समझ पा रहे हैं कि ये जो वर्ड्स है, ये वर्ड्स हमको डाउन करने के लिए यूज किए जा रहे हैं, जिससे हम अग्रेसिव हो रहे हैं, जिसमें एक्शन एंड रिएक्शन का पीरियड स्टार्ट होता है। यूएसए कोई एक्शन लेता है एंड सोवियत यूनियन है उसका कोई रिएक्ट करता है। जो आपके मूव्स हैं, मूव्स पर काउंटर मूव्स का पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है। बहुत ही ज्यादा स्टिफ कंपटीशन होता है, मैड रेस होती है, आर्मामेंट रेस हो जाती है, पॉलिटिकल वॉरफेयर होती है, जिसमें अदर कंट्रीज हैं उनको अपनी कंट्री में मिलाने की कोशिश की जाती है। तो जो पॉलिटिकल वॉरफेयर का पीरियड मिसट्रस्ट का पीरियड था, तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज। जो आइडियोलॉजीज हैं वो डिफरेंट थी। यूएसए की आइडियोलॉजी कौन सी थी, यूएसए की थी कैपिटलिस्ट की, यूएसएसआर की कौन सी थी, सोशलिज्म की। जो यूएसएसआर है जिसको हम सोवियत यूनियन भी कहते हैं, तो इस यूनियन ने क्या किया, इसने सोशलिज्म को प्रेफर किया था, क्योंकि जो सोशलिज्म है इट इज द फादरलैंड ऑफ कम्युनिज्म। रशिया में ही सोशलिज्म का जन्म होता है, कार्ल मार्क्स हीगल जे यूएसएसआर में ही होते हैं, तो इसको फादरलैंड ऑफ सोशलिज्म कहा जाता है। तो इसीलिए यूएसएसआर क्या मानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में सोशलिज्म को इस्टेब्लिश करना मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये सिंबल ऑफ मार्क्सियन आइडियोलॉजी माना जाता है। सोशलिज्म ये फेथ करते हैं कि जब तक जो कैपिटलिज्म है हमको इसको पूरी तरह से कंप्लीट डिस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, तब तक सोशलिज्म इस्टेब्लिश नहीं हो सकता है। सोशलिज्म के बिना जो लेबर क्लास है उसका वेलफेयर नहीं हो सकता है। सोशलिज्म आइडियोलॉजी क्या होती है, इसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की एक सेपरेट प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जिससे आप सोशलिज्म कैपिटलिज्म है इसके रिगार्डिंग स्टडी भी कर सकते हो। तो सोशलिज्म ऐसा होता है जिसमें सभी की सभी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की होती है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट की होती है, जिसमें कैपिटलिस्ट क्लास नहीं होती है, जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो ये कैपिटलिज्म के अगेंस्ट थी, लेकिन यूएसए है वो कैपिटलिज्म को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रमोट कर रहा था, जिसमें कहा जाता था हर एक को लिबर्टी मिलनी चाहिए। तो जो इसके पास वेल्थ है वो अपनी वेल्थ से और भी वेल्थ है वो जनरेट कर सकता है। तो जो डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाता था, ये कहता था हम वर्ल्ड की डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हैं, हम लिबरलिज्म को प्रेफर करते हैं, हम कैपिटलिज्म को प्रेफर करते हैं। तो इनकी आइडियोलॉजी टोटली डिफरेंट थी। तो ये आइडियोलॉजी भी बहुत बड़ा कोज बन जाती है, जिसमें कोल्ड वॉर है वो स्टार्ट होती है। तो जो कोल्ड वॉर है, कोल्ड वॉर में एक्शन एंड रिएक्शन का पीरियड स्टार्ट होता है। तो पहले हम करते हैं वेस्टर्न एक्शन, वेस्टर्न के बाद करेंगे जो सोवियत के रिएक्शन थे वो क्या होते हैं। तो वेस्टर्न क्या एक्शन करता है, वेस्टर्न एक्शन में जिसको हम यूएसए ब्लॉक कह रहे हैं, जिसमें यूएसए नहीं यूके है, फ्रांस है, ये भी इंक्लूड होते हैं। जो अदर कंट्रीज हैं यूएसए के अंडर वो भी इसका ही पार्ट बन जाती हैं।
तो जो वेस्टर्न एक्शन है इसमें जो चर्चिल्स फुल टोन स्पीच थी जो 1946 में दी जाती है वो बहुत बड़ा कोज बनती है। जो चर्चिल हैं वो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे तो चर्चिल की जो भी वर्डिंग होती है, जो भी बोलते हैं, पूरे वर्ल्ड में सुना जाता है, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो चर्चिल अपनी स्पीच में सोशलिज्म को, रशिया को, सोवियत यूनियन को पूरी तरह से क्रिटिसाइज करते हैं। ही हैड वार्न्ड द कैपिटलिस्ट नेशंस ऑफ द ग्रोइंग थ्रेट ऑफ कम्युनिज्म। तो वो कहते हैं कम्युनिज्म से हमको बहुत बड़ा थ्रेट है। वो इसके लिए कैपिटलिस्ट वेस्टर्न ब्लॉक को पहले से ही वार्न कर देते हैं। वो इसके लिए यूज करते हैं टर्म आयरन कर्टेन। तो आयरन कर्टेन क्या है, जैसे आप मैप में देख रहे हो, एक साइड है ईस्ट ब्लॉक एंड दूसरी साइड है वेस्टर्न ब्लॉक, और इसमें जो व्हाइट से एक लाइन है ये क्या है, आयरन कर्टेन। जिसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि जो ईस्ट एंड वेस्ट है, जो यूरोप है, हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो डिवीजन ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट यूरोप यही आयरन कर्टेन कहलाती है। तो इस तरह आयरन कर्टेन वर्ड यूज किया जाता है। तो चर्चिल ये कहते हैं जब हमारी वॉर खत्म होगी, मीनिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाती है, उसके बाद हमारी नई स्ट्रगल स्टार्ट होती है जो किसके अगेंस्ट है, सोशलिज्म के अगेंस्ट है, जो रशिया के अगेंस्ट है, सोवियत यूनियन के अगेंस्ट है। तो वो कहते हैं जो सोशलिज्म है इसको रोकना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और इसके लिए जो प्यार की भाषा नहीं समझते, फोर्स की लैंग्वेज है वो ही समझ आती है। इसीलिए जो चर्चिल है वो पहले से ही डिफाइन कर देते हैं हमारी नेक्स्ट वॉर है वो स्टार्ट हो चुकी है अगेंस्ट द सोशलिज्म। तो जब हम सोशलिज्म के अगेंस्ट कह रहे हैं, सोशलिज्म को प्रमोट करने वाला कौन है, सोवियत यूनियन है। तो जी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, हम किसके रिगार्डिंग कह रहे हैं, हम सोवियत यूनियन के अगेंस्ट कह रहे हैं। तो पहले चर्चिल की फुल टोन स्पीच होती है, और उसके बाद सेकंड पॉइंट बनता है यूएसए's पावर हंगर अप्रोच। तो यूएसए है वो पहले आइसोलेट था, इंटरनेशनल रिलेशंस में वो आइसोलेट रहता है, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो इन्वॉल्व हो जाता है। वो अपने आइसोलेशन की पॉलिसी है इसको खत्म कर देते हैं। तो उसके बाद जब यूएसए है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होता है, तो वो ये चाहते हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूरोप में मेरा ही सिक्का चले। तो इसके लिए वो सुपर पावर बनना चाहता था। इसी को हम कहते हैं पावर हंगर अप्रोच। यूएसए डिसाइड टू एंड हर पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन। जब उसने आइसोलेशन की पॉलिसी खत्म कर दी तो उसने किसके लिए काम किया, स्टार्टेड टू वर्क फॉर फिलिंग द पावर वैक्यूम इन यूरोप एंड एल्सवेयर। तो जो यूरोप में जर्मनी के बाद क्या हो गया था, पावर वैक्यूम क्रिएट हो गया था। तो वो कहता था जो पावर वैक्यूम है इसको मैं ही फील करूंगा, इसमें कोई और पावर नहीं आ सकती है। तो इनडायरेक्टली वो सोवियत यूनियन को वीक करना चाहता था और ही वो ही सुपर पावर बनना चाहता था। तो पावर वैक्यूम को वो फिल करना चाहता था, सिर्फ यूरोप में नहीं, पहले यूरोप में, यूरोप के बाद अदर जो कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें वो सुपर पावर के रूप में अमर्ज होना चाहता था। एंड नेक्स्ट इज ट्रूमैन डॉक्ट्राइन 1947। जो ट्रूमैन है जे यूएसए के प्रेसिडेंट थे, तो इन्होंने एक डॉक्ट्राइन दिया जिसके थ्रू वो डायरेक्टली सोशलिज्म को कंटेन कर रहे थे। तो उन्होंने कहा हम उन कंट्रीज की हेल्प करेंगे जो अपने कंट्री में डेमोक्रेटिक वैल्यूज को सेव करना चाहते हैं। तो हेल्प those countries who wanted to save democratic liberal values, जो सोशलिज्म के अगेंस्ट है, जो सोशलिज्म के इन्फ्लुएंस में आई हुई हैं, हम उन सब की हेल्प करने को तैयार हैं, हम उनको इकोनॉमिक हेल्प करेंगे। तो उस टाइम जो स्ट्रगल का सेंटर था वो क्या था, यूरोप था। तो यूरोप में ही ये सब कुछ चल रहा था, तो उसमें यूरोप में वो हेल्प करने को तैयार है। तो वो डायरेक्टली क्या कह रहे हैं, आपने अपनी कंट्री में जो सोशलिज्म है इसकी आइडियोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करना है। अगर आप सोशलिज्म को अडॉप्ट नहीं करोगे हम आपकी इकोनॉमिक हेल्प करेंगे, क्योंकि उस टाइम यूएसए बहुत बड़े इकोनॉमिक पावर था। तो इस तरह उन्होंने हेल्प की ग्रीस एंड टर्की की, $400 मिलियन है उसके ग्रांट प्रोवाइड की। जो ग्रीस एंड टर्की है जो सोवियत यूनियन के प्रेशर के अंडर आ रहा था, तो इसलिए सोवियत यूनियन के प्रेशर से बचाने के लिए इन्होंने अपने सेनेट से, जो इसका अपर हाउस है यूएसए का, जो सबसे पावरफुल है,
उससे 400 मिलियन की ग्रांट है ग्रीस एंड टर्की को दी, जिससे वो सोशलिज्म के अंडर ना आ सके। और उसके बाद जिनका मार्शल प्लान है, मार्शल प्लान ने तो जी सीधा ही बता दिया कि हम सोशलिज्म के अंगेंस्ट करे हैं। मार्शल प्लान है तो यूएसए ने स्टार्ट किया था, इसको यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम कहा जाता है, जिसके अंडर मार्शल प्लान के अंडर जो कंट्रीज थी उनको 13.3 बिलियन डॉलर की हेल्प की जाती है। 13.3 बिलियन डॉलर। अगर हम आज भी 1 बिलियन डॉलर की बात करें ना, बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट होती है। उस टाइम 13.3 बिलियन डॉलर। तो उसने जो यूरोपियन की वॉर टॉर्न कंट्री थी उनकी रिकवरी के लिए कहा कि हम आपको हेल्प करेंगे, आप अपनी इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट किए, इसके लिए हम मार्शल प्लान के थ्रू आपको हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें जितने भी यूरोप की कंट्रीज थी सबको इनवाइट किया गया कि आप मार्शल प्लान को अडॉप्ट कीजिए, जिसके बाद आपको इकोनॉमिक हेल्प कीगी। तो इसमें जो यूएसए का मेन ऑब्जेक्टिव था वो था टू कर्टेल द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म, क्योंकि जो कंट्री यूएसए के पास आएंगी, मार्शल प्लान के अंडर हेल्प लेंगे, जिसको यूएसए इकोनॉमिक हेल्प करेगा, तो वो किसके इन्फ्लुएंस के अंडर आएगा? कैपिटलिज्म के इन्फ्लुएंस के अंडर आएगा। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कोच यही था कि सोशलिज्म है, सोशलिज्म को प्रमोट नहीं होने देना चाहिए। तो इस तरह यूएसए ने एक्शन लिए। तो हर एक एक्शन का रिएक्शन किसके पास था? सोवियत यूनियन के पास था। तो अब आता है सोवियत रिएक्शन एंड काउंटर मूव्स। इसने जितने भी मूव चले उसका काउंटर मूव कैसे किया? तो पहले अडॉप्शन ऑफ एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज। तो यूएसए है, यूएसए अपनी पॉलिसीज को बता रहा है, वो इसको क्रिटिसाइज कर रहा है। अब सोवियत यूनियन है कि उसको समझ नहीं आएगी कि मुझको इंटरनेशनल लेवल पर डायरेक्टली ये कहा जा रहा है कि जो सोवियत यूनियन है, जो सोशलिज्म है, हमको इसको एक्सपेंड नहीं होना देना चाहिए। तो सोशलिज्म के अंगेंस्ट करा है। तो जो ये पॉलिसीज थी इसके अंगेंस्ट सोशलिज्म ने, सोवियत यूनियन ने एक्सपेंशन करने की पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया। तो इसने तभी काउंटर मूव करना था। तो यूएसएसआर हैड स्टार्टेड टू एक्सपैंड इट्स इन्फ्लुएंस among the Eastern Europe and underdeveloped countries। अब यूएसएसआर सोवियत यूनियन, अब इसमें क्या है? ईस्ट साइड सोवियत यूनियन है, तो इसके जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं इनको अपने इन्फ्लुएंस के अंडर ले लेता है, एंड जो अदर डेवलपिंग अंडर डेवलपिंग कंट्रीज है इनको भी इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर देता है। वो न्यू कॉलोनिज्म के अंगेंस्ट खड़ा होता है, वो कॉलोनिज्म के अंगेंस्ट खड़ा हो जाता है। तो इस तरह वो अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देता है। इसी तरह वो प्रेशर डालता है टर्की के ऊपर, ग्रीस के ऊपर, ईरान के ऊपर एंड अदर नेशंस पर। जिस तरह वो प्रेशर डाल रहा था, इस तरह ये लग रहा था वो उनकी टेरिटरी को भी अपनी टेरिटरी में इंक्लूड कर लेगा। कुछ की टेरिटरी किसके साथ वो ऐसी पॉलिसीज को अडॉप्ट करता है जिसके थ्रू उनके जो रिजर्व्स हैं, ईरान के जो ऑयल रिजर्व थे उसको 25 ईयर्स के लिए यूज किया था। तो हर के साथ कोई ना कोई ट्रीटी साइन करता है, उनके ऊपर प्रेशर डालता है। तो इस तरह यूएसएसआर है वो भी यूएसए के मूव्स को काउंटर मूव कर देता है। इसके बाद सेकंड आता है सोवियताइजेशन ऑफ ईस्टर्न यूरोप। अब जो ईस्टर्न यूरोप है इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसके साथ ही सोवियताइजेशन कर देता है, उसकी टेरिटरी को अपनी टेरिटरी में इंक्लूड कर लेता है, जिसको हम सोवियत यूनियन कहते हैं, यूएसएसआर कहते हैं। तो इसको वो एक्सपैंड करता जाता है। सोशलिज्म है, इसकी जो पॉलिसी है, आइडियोलॉजी है, बहुत सी कंट्री अडॉप्ट करने के लिए वो फोर्स्ड हो जाती हैं। तो इस तरह सोवियत यूनियन क्या करता है? सक्सेसफुली कन्वर्ट द सेवरल ईस्टर्न नेशंस आइडियोलॉजी। तो जैसे बुल्गारिया है, ईस्ट जर्मनी, पोलैंड, रोमानिया, बहुत सी कंट्रीज हैं, जैसे आप मैप में भी देख पा रहे हो। तो जो जर्मनी है या फिर अदर कंट्रीज हैं जो सोवियत यूनियन की नेबरिंग कंट्री हैं, इनमें सोशलिज्म को वो इस्टेब्लिश कर देता है और वो सोवियत यूनियन का पार्ट बन जाती हैं। और इसके साथ ही इसको नाम दिया जाता है रिंग ऑफ कम्युनिज्म। तो कम्युनिज्म वो अपने आप को कम्युनिस्ट कंट्री कहलाता है और जो अदर कंट्रीज हैं उनको भी कम्युनिस्ट कंट्री बना लेता है। तो इस तरह एक रिंग बन जाती है जिस रिंग को हम नेम देते हैं रिंग ऑफ कम्युनिज्म। एंड लास्ट वन इज मोल्टोव प्लान एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ
कौन कौन? तो जैसे मार्शल प्लान था, मार्शल प्लान को काउंटर करने के लिए इसने कौन सा प्लान लॉन्च किया? मोल्टो प्लान है, इसको लॉन्च किया इसने, जिसके इन्फ्लुएंस के अंडर आ रही थी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री थी। इनको कहा कि आपको मार्शल प्लान को अडॉप्ट नहीं करना है, तो इसके लिए मोल्टो प्लान है वो इशू किया जाता है, जिसके अंडर वो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प करता है जो कम्युनिज्म को अडॉप्ट कर लेती हैं। तो जो कौन है, कौन क्या है, इसका फुल नेम है काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस। तो म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस मीन हम मिलकर इकोनॉमिकली अपने आप को डिवेल्प करेंगे, ट्रेड करेंगे। तो इस तरह उन्होंने एक काउंसिल बना ली जिसका पर्पस था कंसोलिडेटिंग इकोनॉमिक पावर। तो यूरोप की जो ईस्टर्न यूरोप है, सोवियत यूनियन है, इसकी इकोनॉमिक पावर को कंसोलिडेट किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा। तो इस तरह कॉमिकॉन के थ्रू उन्होंने एक कमेटी भी बनाई थी जिसको कॉमिटर्म कहा जाता है, जिसमें कम्युनिस्ट एक्टिविटीज हैं इसको कोऑर्डिनेट किया जाता है विद अदर कंट्रीज। इस तरह जो यूएसएसआर है, सोवियत यूनियन है, यूएसए पॉलिसीज हैं, इसके अगेंस्ट एक्शंस लेता है। तो यूएसए का एक्शन इसका रिएक्शन बन जाता है। तो इस तरह जो स्टेज है इसमें मिसट्रस्ट है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, पॉलिटिकल वॉरफेयर है इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरह आज हमने इसका फर्स्ट फेज किया जिसको प्रेपरेटरी स्टेज कहते हैं। नेक्स्ट सेशन में करेंगे फर्स्ट राउंड कोल्ड वॉर। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।